नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात हरिद्वार की। हरिद्वार के झबरेड़ा में जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट मांगे। बहनों, मैं आप सबके बीच में आज हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं हमारे, आप सब जानते हैं, बहुत ही विनम्र हैं, बहुत लगनशील हैं और जनता के लिए हमेशा समर्पित रहने वाले। मेरे बड़े भाई भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप सब जानते हैं। उन्हीं के लिए आप सबसे मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए। उनको आशीर्वाद आप सबका मिले और उनको आपका आशीर्वाद मिलेगा, वो सीधे सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपका मत और समर्थन चला जाएगा। भाइयों बहनों, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है ये बहुत ही विराट चुनाव और ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में जो सब चुनाव से जो एक बात अलग करती है, वो बात ये अलग करती है कि हर बार के चुनाव में ये चर्चा होती है देश के अंदर कि अब सरकार किसकी बनने वाली है। इस बार के चुनाव में सबको पता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। पता है ना सबको किसकी बनने वाली है? सबको पता है कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और इस बार के चुनाव में एक बात और है, आदरणीय त्रिवेंद्र जी आपके बीच में जा रहे हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता भी आपसे निवेदन करने के लिए जा रहे हैं, आप भी जगह जगह जा रहे हैं। इस बार का चुनाव स्वयं जनता जो है सड़कों पर आकर मोदी जी को समर्थन कर रही है और जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। अब मैं उत्तराखंड के कोने कोने में जा चुका हूं और पिछले 4 महीने से 5 महीने से लगातार मैं लोगों के बीच में गया हूं। मातृशक्ति के भी बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, मातृशक्ति के उत्सव हुए हैं। जिस प्रकार से माताओं बहनों ने सामने आकर हमको समर्थन दिया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जिस तरह उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है, उसके बाद कहने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तराखंड की जो 5 की 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अब बस एक बात जरूर जो है लोगों के ध्यान में आ रही है, या लोग सोच रहे हैं कि भाई 5 सीटें जीतने वाले हैं, 5 सीटों में से सबसे अधिक मतों से कौन सी सीट जीतने वाले हैं। चर्चा इस बात की हो रही है। बताइए कौन सी सीट जीतने वाले हैं, जोर से बताइए भाई। हम इस बार लोकसभा का चुनाव में जा रहे हैं और चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तमाम संगठनों का समर्थन मिल रहा है। तमाम, चाहे किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, जातीय संगठन है, व्यापारिक संगठन है, कर्मचारी संगठन है, तमाम संगठनों का भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में पूरा भरसक समर्थन मिल रहा है। ये मैंने पहली बार देखा कि तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस की तो हालत ऐसी हो गई कि 20,000 से ज्यादा कांग्रेसी इन 15-20 दिनों में भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं। नरेंद्र मोदी कोई बात बोलते हैं तो बात वायदा होता है, वो गारंटी होती है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की खासियत है। और मैं तो एक बार इस बार नई बात कहता हूं कि 75 साल की उम्र तक के लोग सब युवा हैं। 75 साल तक के जितने लोग हैं वो सब युवा हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं। 75 साल की अवस्था में
समुद्र के नीचे 400 फीट नीचे जाकर के स्कूबा डाइविंग करते हैं और वहां पर जाके भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं उनकी द्वारिका में जाकर के। अब हमारी युवा होने की परिभाषा बदल गई है। 75 साल के जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, 75 साल तक के जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब युवा हैं। और अगली बार जब मैं यहां पर आऊंगा, अगले चुनाव में यहां पर आऊंगा, तो फिर मैं कहूंगा कि 80 साल तक के लोग युवा हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हम सब उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। और इसलिए ये भारत युवा हो रहा है, भारत जवान हो रहा है, भारत बदल रहा है, भारत की तस्वीर बदल रही है। भारत विश्व के पटल पर आज छा रहा है। दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रही है कि भारत क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उनके मुंह से निकला हुआ एक एक वाक्य एक पत्थर की लकीर होता है, उस काम को वो करके दिखाते हैं। इसलिए दुनिया टकटकी लगाकर देखती है कि भारत क्या बोल रहा है, भारत किधर बढ़ रहा है। आज सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है। और इसलिए हमने आप सबसे कहा कि इस बार 400, अब की बार। खबर हरिद्वार से है, जहां लोकसभा क्षेत्र के सभी बीजेपी के मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 अप्रैल को बैठक करेंगे। बैठक में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जीत का आधार तय करने के साथ ही जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए जीत का मंत्र देने हरिद्वार आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह है। डोईवाला में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा के कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए रणनीति बनाएंगे। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 तारीख को हरिद्वार में आ रहे हैं और वो हमारे पूरे जो हमारे हरिद्वार संसदीय क्षेत्र है उसके बूथ के अध्यक्ष, अपने बूथ के सचिव और BLA 2 और शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी और हमारे जिले के, प्रांत के, प्रदेश के जो हमारे कुछ क्षेत्र में रहने वाले जो भी हमारे मोर्चों के हैं, प्रकोष्ठों के हैं, पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां बीजेपी गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने तपोवन ऋषिकेश में कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो के माध्यम से चुनाव प्रचार प्रसार किया। स्थानीय व्यापारी और नागरिकों से उन्होंने मुलाकात भी की। अब की बार 400 पार के संकल्प के साथ उत्साही कार्यकर्ताओं, नौजवानों और मातृ शक्ति ने नरेंद्र नगर विधानसभा के मन में पीएम मोदी के असीम सम्मान प्रदर्शित किया। रोड शो में कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल सहित वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी से पौड़ी लोकसभा सीट के प्रत्याशी अनिल बलूनी को जनता का प्रेम मिल रहा है। अनिल बलूनी लगातार जनसंपर्क और रैली कर रहे हैं, जिसके चलते अनिल बलूनी ने स्वर्गाश्रम क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी की बहन के साथ क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अनिल बलूनी ने जनसंपर्क के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के विकास के कामों के साथ साथ अपना घोषणा पत्र भी साझा किया। वहीं खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सत्ता दल बीजेपी में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का शामिल होना लगातार देखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर SP सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बीजेपी का दामन थामा। वहीं इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारी पार्टी में सदस्यता अभियान मतदान की तारीख से 1 दिन पहले तक चलता रहेगा। हमारे अनेकों नाम जितनी बार भी चर्चा की है
वही सारे लोग जुड़े, कांग्रेस के प्रत्याशी थे पूर्व में, वो भी जुड़े, और अभी एक क्रम बढ़ता जाएगा, बता रहा हूँ ना, धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की बात महसूस होती है कि कार्यकर्ताओं का कोई देख रेख करने वाला कोई है नहीं, ना नेतृत्व है, और केवल परिवारवाद जब हावी होता है तो इस प्रकार के परिणाम कांग्रेस को भुगतने पड़ेंगे। और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पेट से नेता पैदा नहीं होता है, हमारा संघर्ष करते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, और कभी जो पोस्टर चिपका रहा होता है वो देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है। ये इस दल की के अंदर एक क्षमता है, और उस क्षमता को पहचानते बड़ी संख्या में। देखिए, ये बदलाव का दौर है, और मुझे महसूस हो रहा था बहुत समय से कि हमें भी जो है बदलाव के साथ चलना चाहिए। जो आज देश के अंदर विकास हुआ है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है देश की, जिस प्रकार से आज हमारी इकोनॉमी 5th लेवल पे पहुंच गई है वर्ल्ड में इकोनॉमी, एंड वी आर लाइकली टू बी 3rd इकोनॉमी बाय एंड ऑफ 27। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में एक बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। कांग्रेस में मैंने पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा के चुनाव भी लड़े। 2017 में मैंने असेंबली का चुनाव लड़ा था ज्वालापुर से, और लग रहा था कुछ समय के बाद से कि अब चेंज जो है बहुत जरूरी है, और देश के अंदर अगर हम मेन स्ट्रीम में नहीं चलेंगे साथ में, तो हम उस विकास का हिस्सा नहीं बन सकते जो आज देश के अंदर चल रहा है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपिका पांडे सिंह की प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी की गई। इस पर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें नोटिस भेजा है। नोटिस में व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया गया है। कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री के संबंध में टिप्पणी की थी। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सह प्रभारी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जिस पर नोटिस दिया जाए। देखिए, हम जवाब दे रहे हैं जो नोटिस आया है, और मुझे लगता है कि कोई उसमें आपत्तिजनक बात भी नहीं थी। प्रेस में अंकिता भंडारी की मां ने ऑलरेडी किसी का नाम लिया हुआ है, और उस नाम के आधार को बनाते हुए हमारी जो सह प्रभारी जी हैं उन्होंने उस बात को रखा था। और मोदी जी ने कहा भी है कि आरएसएस और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता या लोग हैं वो मेरे परिवार है, तो उसमें कौन सी गलत बात कही है? कांग्रेस अपनी निश्चित पराजय को लेकर कुंठित है, और इसी कुंठा में अपना मानसिक संतुलन भी खोती जा रही है। कांग्रेस की सह प्रभारी के द्वारा जिस प्रकार की टिप्पणी की गई, तो कोई भी संयत व्यक्ति इस प्रकार की बात नहीं करेगा। केवल ये मामला एक टिप्पणी तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता स्थान स्थान पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी बैठकें हैं उसे भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ भी अनर्गल आरोपबाजी करते हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस को साफ हो गया है कि उत्तराखंड की 5 सीटें हारने वाले हैं, और केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और इन्हीं सब कुंठाओं के बीच में कांग्रेस के नेता इस प्रकार की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने तीसरी बार सत्ता में वापसी का ऐलान किया, जिसके बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी में धांधली, अंकिता भंडारी को न्याय और महिला सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर उन्हें घेरने की कोशिश की। राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कांग्रेस में बौखलाहट है। उनके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उत्तराखंड में कई बार आने का वादा कर चुके हैं, लेकिन जनता के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास धारा से जुड़ रही है, विचारधारा से जुड़ रही है, और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड जीत से कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। सवाल उनसे ये है कि उनके जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनके कई बार इन्होंने कार्यक्रम किए,
उनकी न्याय यात्रा के कार्यक्रम घोषित भी कर दिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वे आज तक उत्तराखंड में आए हों। रैली करने की बात तो बहुत दूर है। सच्चाई ये है कि उत्तराखंड की जनता माननीय मोदी जी पर पूरा विश्वास रखती है, और ये बात केवल नारे के लिए नहीं है। अगर हम पिछले चुनाव की बात भी करें तो लगातार प्रदेश की जनता ने मोदी जी का समर्थन किया, भाजपा का समर्थन किया, और कांग्रेस से लगातार वो दूर रही और उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो कांग्रेस के नेता जो ये बयानबाजी कर रहे हैं वो केवल उनकी बौखलाहट है और कुंठा है। सच्चाई ये है कि जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है, और कांग्रेस को बिल्कुल उन्होंने हाशिए पर डाल दिया। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील को लेकर बीजेपी हर स्तर से जनता के बीच पहुंच रही है। इसी के तहत परेड ग्राउंड के पास बीजेपी महानगर कार्यालय में देहरादून शहर में चल रही महानगर बसों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाकर बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ समय पहले ये कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, जिसका जवाब देश की 140 करोड़ जनता ने दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले सभा में कहा कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता ने उसका उत्तर दिया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। घर घर में लोगों ने स्टिकर लगाए हैं बताने के लिए कि मैं हूं मोदी का परिवार। कार वाले ने अपनी कार में स्टिकर लगाया है कि इस कार में है मोदी का परिवार। ऑटो वाले ने ऑटो में स्टिकर लगाया है कि इस ऑटो में है मोदी का परिवार। और आज आपके सामने देखा है कि सिटी बस जो देहरादून की है, उन्होंने भी बीजेपी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है, और हर बस वाले ने अपनी बस पर स्टिकर लगाया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। खबर देहरादून से है, जहां 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की मुख्य वजह वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता को बताया जाता है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि 2022 की गलतियों से कांग्रेस उभर चुकी है और 2024 में एकजुट होकर चुनाव लड़कर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। आगे मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता जी जान से बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। के चुनाव लड़ने जो 2022 में गलतियां की हैं, मैं समझता हूं कांग्रेस का वर्कर उसको दोहराने के फिराक में नहीं है। और आज पूरे एकजुट होकर, दृढ़ संकल्प होकर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है, और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान से बूथ स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस के लिए राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। कुमारी शैलजा से मुलाकात कर उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। कांग्रेस नेताओं के मनाने पर दीपक बलूटिया मान गए। प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो प्रदेश कांग्रेस को झटका लगते लगते बच गया। प्रदेश कांग्रेस के लिए ये राहत की खबर है। प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इससे पहले उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही थी, जिसके बाद अब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। कुमारी शैलजा जो कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है, उनसे मुलाकात की थी दीपक बलूटिया ने, और उसके बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया। खबर हरिद्वार से है, जहां चुनावों के दौरान सड़कों पर दूसरे जिलों और राज्यों की गाड़ियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी बाहरी वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से आपको बता दें कि उस क्षेत्र में लगाई गई एफएसटी टीमें भी हरिद्वार के मुख्य चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग में जुटी हुई है। जहां बहादुराबाद चौक पर एफएसटी टीम ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को चेक किया। गौरतलब है कि चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए कैश और शराब का परिवहन बढ़ जाता है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इधर बहादुराबाद क्षेत्र में हमारी एफएसटी की टीम गठित की गई है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 निर्विघ्न और नियमानुसार संपन्न हो सकें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न टीमें गठित की गई हैं।
जो वाहनों की चेकिंग कर रही हैं ताकि कोई असंवैधानिक या गैर कानूनी सामान या पैसा जिसका गलत प्रयोग चुनाव प्रक्रिया में हो सके, इसे रोका जा सके, इसकी चेकिंग की जा सके और नियमानुरूप और पूरी तरह से वैधानिक तरीके से ये चुनाव संपन्न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए एफएसटी टीम अपने काम में संलग्न है। इसी के तहत विभिन्न वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वहीं पौड़ी जिले के थापली गांव के ग्रामीण लंबे समय से चली आ रही पीने वाले पानी की समस्या को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्या को अपर जिलाधिकारी के सामने रखा। ग्रामीणों ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल योजना के तहत अनुसूचित जाति की बस्ती में पेयजल लाइन अभी तक नहीं बिछाई गई है, जिससे ग्रामीणों को पानी को लेकर काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें पानी लेने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जल जीवन वाला मिशन था हमारे यहाँ चला भी नहीं अभी, कितनी जगह तो ये 1 साल हो गया लगते लगते। हमारे यहाँ तो अभी हम वही कर रहे हैं कि आज लगेगा कल लगेगा। हैंडपंप की बहुत व्यवस्था खराब हो रखी है, हैंडपंप नहीं लगे। हमारे से आगे तो हैंडपंप लग रखे हैं और वह हमारा गाँव छोड़ रखा है, गाँव छोड़ रखा है। और ये जो है हमारे यहाँ मेन टैंक से टैंक बढ़ना चाहिए पहले, टैंक बनने के बाद तब हमारे यहाँ वो नल लगेंगे, तब हमारे यहाँ पानी आएगा। नहीं 20-25 माह से हम तो ऐसे छूट गए। 1.5-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर बहुत दूर है यार। बच्चे तो हमारे सारे बच्चे परेशान हैं। गाड़ी की लाइन है, कभी बच्चे नीचे आ जाएंगे गाड़ी के नीचे, तो क्या करना है हमें? कौन हमारे क्षेत्र विकास खंड कंजीखाल के ग्राम सभा सोलदू से में काफी समय से विगत लग रहा है मुझे कि जब से उत्तराखंड बना है तब तक उस गांव में पानी की काफी किल्लत है। वहाँ के ग्रामीण इतने परेशान है कि 1-1.5 किलोमीटर उन्हें दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। और जो जल जीवन मिशन का जो कार्य हुआ है ग्राम सभा में तो हो चुका है, पर सिर्फ इनका ही गांव छोड़ा गया है। इस गांव में कम से कम 25 परिवार रहते हैं। उस गांव में पानी की जो नल लग जाए, नल नहीं लगे। तो मेरा अधिशासी अभियंता से और सरकार को, हमने पूर्व जिला अधिकारी महोदय को 8 महीने पहले ज्ञापन दिया था। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिस कड़ी में कई केंद्रीय मंत्रियों के उत्तराखंड दौरे भी प्रस्तावित है। अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड पहुंचने वाले केंद्रीय मंत्रियों के दून पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। के अलावा जैसा आप जानते हैं कि अब लगातार जो वीआईपी या वीवीआईपी विजिट जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। ये जो रैलियां होने वाली हैं पार्टी विशेष, जिनकी काफ़ी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, उनके द्वारा भी हाल में जो है रैली का आयोजन भी होने वाला है। तो उसको लेके भी हमारे द्वारा जो है कमर कस ली गई है, उसमें फोर्स की व्यवस्था की जा रही है। और जैसे जैसे जिस लीडर्स की जहां भी रैली होगी तो उसके अनुसार फोर्स की व्यवस्था भी की जाएगी और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि आमजन को भी कम से कम इसमें सुविधा हो। वहीं हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होते ही प्राइवेट बुक सेलर्स और स्कूलों की मनमानी के कारनामे सामने आने लगे हैं। लगातार प्राइवेट बुक सेलर्स द्वारा मनमानी कीमतों पर किताबों को महंगे दामों पर बेचने की शिकायत आम लोग कर चुके हैं। प्रशासन पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात तो हर बार करता है, पर आखिर में पूरे अभियान की हवा निकल जाती है। अब फिर से एक बार फिर यही मामला सामने आया है और इस बार भी प्रशासन का यही कहना है कि जनता से मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी और हम पूरी तरह से आम आदमी के साथ हैं। सत्र जैसे शुरू हुआ है तो ये हर बार ही देखा गया है कि जब भी सत्र शुरू होता है दुकानों पे बहुत भीड़ हो जाती है। एक तो अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वो इसको प्रॉपर समय अभी है हमारे पास, अनावश्यक रूप से परेशान न हो। दूसरा, कुछ शिकायतें जो आ रही हैं कि वो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। साथ में ये भी संज्ञान में आया कि कुछ रेफरेंस बुक के नाम पे ऊंचे मूल्य की किताबें बेची जा रही हैं, तो उसका संज्ञान लिया गया है। और कल हम लोगों ने इसमें शिक्षा विभाग के माध्यम से एक मीटिंग भी रखी हुई है 11 बजे, और उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी कहा है और खंड शिक्षा अधिकारी भी इसमें रहेंगे। सभी स्कूलों को उसमें बुलाया गया है। तो बड़े बड़े बैंकेट हॉल तो ले लिए उन्होंने, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तमाम लोग वहाँ पे किताबें खरीद रहे हैं, लेकिन वो अगर घंटों इंतजार कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, उसके लिए भी कहा गया कि आप उसमें कम से कम जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो सुनिश्चित कराएं। आदमी को वहाँ पे अगर इंतज़ार करना पड़ता है तो उसके लिए पीने का पानी हो, शेड हो, वहाँ पर उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, इसके लिए सुनिश्चित कराया जाए।
देहरादून के बालावाला से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, जहां महिला से अज्ञात व्यक्ति ने 3 लाख की धोखाधड़ी की। दून पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साइबर पुलिस को इस मामले की तफ्तीश करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जनता से इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने की अपील भी की है। बता दें कि ज्यादातर इस तरह की धोखाधड़ी सोशल मीडिया पर लिंक के जरिए या फिर फोन पर खुद को किसी प्रकार का अधिकारी बनकर की जाती है। पहले से काफ़ी अधिक मात्रा में ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, तो हमारी जो है आम जन से यही अपील है कि सबसे पहले तो देखिए जो अननोन लिंक आपके पास आ जाते हैं तो उन पे कृपया करके कोई क्लिक ना करे। अब ये क्योंकि यूपीआई हो गया या अननोन लिंक हो गए हैं और आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, आपसे वो ठगी करके आपसे ले लेते हैं डिटेल और उसके बाद फिर आपके बैंक अकाउंट का बिल्कुल वो खाली कर देते हैं। तो अपील यही है कि जो अनजान लिंक्स हैं या अनजान जो फ़ोन नंबर्स आते हैं आपको गुमराह करके, धोखाधड़ी करके आपको या फिर आपको गलत बात कह के आपको बहला फुसले की जो है आपकी डिटेल्स प्राप्त कर लेते हैं, तो वो कदापि आपने जो बैंक की डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैं, वो कदापि ना दे किसी को भी, किसी भी सूरत में किसी को प्रोवाइड नहीं करनी है, अदरवाइज फिर आप दिक्कत में आ सकते हैं। इनकेस आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है 1930, कृपया उस पर तत्काल कॉल कर दें। उससे होगा क्या कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है तो एटलीस्ट जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे तो वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आगे जाने से वो बच सकता है और वो पैसा आपका रिट्रीव हो सकता है। तो कृपया करके एक तो ये है कि किसी से अपनी जो क्रेडेंशियल्स है बैंक के, क्रेडिट कार्ड के, वो शेयर ना करें और अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल 1930 पर कॉल करें और उसके उपरांत तत्काल नजदीकी थाने या चौकी में जाकर अपनी जो है कंप्लेन दर्ज कराएं। देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।